हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दिलसान टाल्स में। उम्मीद है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आप जब टेस्ट सीरीज लगाते होंगे या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम दिए होंगे तो अक्सर ऐसे सवाल आए होंगे कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, या फिर ऐसा सवाल आया होगा कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, या फिर ऐसे सवाल आए होंगे कि भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। कभी कभी तो ऐसे मैच करने वाले सवाल दे देंगे, एक तरफ भूमध्य रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा लिख देंगे और एक तरफ ऐसे नदियों के नाम लिख देंगे और उनको मिलान करने के लिए भी पूछ लेता है। और ऐसे में समझ में नहीं आता ये काटती किस तरह से, क्या इसके पास कोई तलवार है, चाकू है, कैंची है, काट कैसे देती है इन रेखाओं को। तो आज के वीडियो में यही देखने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले देख रहे हैं ये विश्व का नक्शा मैंने बनाया। इधर उत्तरी अमेरिका और यूरोप के क्षेत्र को कुछ छोड़ दिया क्योंकि यह बहुत ज़्यादा हमें जरूरी लग नहीं रहे थे इनको बनाना। तो हमने यह दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, यह भारत, एशिया महाद्वीप और यह भारत का नक्शा जो भारत का दक्षिणी भाग है, क्योंकि ऊपर तो यह जो भूभाग दिखेगा यह तो यूरेशिया और चीन के सहित यह पूरा ऊपर का नक्शा हमने बनाया नहीं। और इधर फिर इंडोनेशिया होते हुए फिर इधर ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र निकल जाता है। तो भूमध्य रेखा एक मानक रेखा है। जैसे मान ली गई है कि यह रेखा जो है पृथ्वी के मध्य से गुजर रही है। कहीं आप जब जाएंगे तो इसे देखेंगे नहीं कि यह रेखा जा रही हो, कहीं ऐसे जाते हुए नहीं दिखेगी। बस खाली यह मान ली गई है कि यह रेखा है, यह सिर्फ नक्शे में दिखाई पड़ती है। कभी ऐसे पृथ्वी पे जाकर आप उस पॉइंट पे देखेंगे तो ऐसा दिखेगा नहीं। हाँ, कहीं कहीं कुछ उत्सुकतावश या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहाँ की सरकारें, जैसे भारत में ही आप देखेंगे जहाँ जहाँ से गुजरती है, रांची के पास से गुजरती है, तो रांची के पास ऐसे लिख दिया गया है कि यही भूमध्य रेखा है। ऐसे मानक एक बना दिया गया है, तो वहाँ पे जाकर लोग फोटो खिंचवा लेते हैं, तो उससे पर्यटन को थोड़ा बढ़ावा मिलता है। हालांकि आप इसको बड़े पैमाने पर नहीं देखेंगे। कहीं से रेखा गुजर रही है तो कोई इसको पर्यटन की दृष्टि दिखाने के लिए थोड़ी दूर बना के दिखा दिया है, क्योंकि यह पूरे ग्लोब पर है। तो यह 23.5 डिग्री जो उत्तर है इसे ही कर्क रेखा कहा जाता है। जो मध्य में है इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। यह दक्षिण अमेरिका और फिर यह अफ्रीका के एकदम मध्य से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिनमें से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अभी सवाल पूछा है कि कौन सा महाद्वीप है जहां तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद है मकर रेखा। मकर रेखा जो दक्षिणी मतलब रेखा है, यह मकर रेखा है। 23.5 अंश दक्षिणी रेखा जो है यह मकर रेखा है। इसी को ही ये जो रेखाएं हैं यह अक्षांश रेखाएं हैं। जो ऐसे ऐसे जो ग्लोब की रेखाएं खींची होती है वह देशांतर रेखाएं होती हैं। तो यह अक्षांश रेखा है। जो 23.5 अंश दक्षिणी है वह मकर रेखा है। जो 0 अंश है एकदम मध्य में वह भूमध्य या विषुवत रेखा है। जो 23 अंश 23.5 अंश उत्तरी है, जो 23.5 अंश उत्तरी जो रेखा है वही कर्क रेखा है। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, सवाल एक बार यह पूछा गया, एक बार नहीं कई बार यह पूछा गया है। तो यह अपने भारत में ही एक नदी है जो मध्य प्रदेश के धार नाम का एक जिला है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर एक मेरुद झील है, तो झील से निकलती है और यह जो रेखा यह दिखाई कहीं नहीं पड़ती है। बस ऐसे जो नदी घूमती है तो यह कर्क रेखा के मतलब दायरे में ही आ जाती है कि कर्क रेखा को यह 2 बार काटते हुए दिखाई देती है ग्लोब पर। तो यह धार जिले के मेरुद झील से निकलती है और इसमें एक है जाखम और सोम नदियां आकर यहाँ पर जब मिलती हैं ऐसे आकर, तो यहाँ पर एक बेड़ेश्वर संगम बन जाता है। जैसे प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, वैसे ही यहाँ पर एक संगम का निर्माण होता है जिसे बेड़ेश्वर संगम कहा जाता है। यहाँ भी बहुत सारे मेले ओले लगते हैं। यह राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद यह खंभात की खाड़ी में नदी गिर जाती है। इस पे बजाज सागर डैम बना हुआ है, तो इसको याद कर सकते हैं कि इस पे बजाज सागर डैम बना हुआ है। और यह 576 किलोमीटर लंबी नदी है। 576 किलोमीटर लंबी नदी है। मध्य प्रदेश के धार जिले के मेरुद झील से निकलती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो भूमध्य रेखा को जो काटने वाली और मकर रेखा को काटने वाली नदी है वह अफ्रीका महाद्वीप में ही देखने को मिलती है। जो अफ्रीका महाद्वीप में एक नदी यहाँ से निकलती है जिसको कहते हैं नील नदी। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी, विश्व की 7वीं सबसे लंबी नदी कांगो नदी, जो 4700 किलोमीटर लंबी है, मध्य अफ्रीका से निकलकर यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है तथा इसी पे स्टेनली और लिविंगस्टोन जलप्रपात बने हुए हैं। कांगो गणराज्य, बुरुंडी, तंजानिया, रवांडा इत्यादि देशों से गुजरने के कारण इस नदी को मध्य अफ्रीका का राजमार्ग कहा जाता है। राजमार्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर नौ परिवहन होता है, जिससे सामान को एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह नदी फिर जाकर ये जो अटलांटिक महासागर का ये क्षेत्र है, अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। 4700 किलोमीटर लंबी नदी है।
अमेजन के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसमें इतना जल प्रवाह होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आकर भी मिलती हैं। तो अमेजन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जल प्रवाह कांगो नदी में ही होता है। कांगो नदी को ही जायरे नदी भी कहा जाता है। और लगभग 15% अफ्रीका के भूभाग पर इसके जल स्तर का विस्तार पाया जाता है, क्योंकि इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है लगभग 15% अफ्रीका की भूमि का जलग्रहण जल इसी में आ जाता है, बरसात का जल जो होता है। इसके अतिरिक्त तीसरी जो महत्वपूर्ण नदी है, यह जो मकर रेखा को काटती है दो बार, यह लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के बॉर्डर से निकलती है। दो और छोटी छोटी नदियां होती हैं, वही आकर मिलती हैं तो एक बड़ी नदी बन जाती है लिम्पोपो नदी। तो इसको बस बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। लिम्पोपो नदी अफ्रीका और बोत्सवाना के बॉर्डर से निकलती है। यह लगभग 1400 किलोमीटर बहते हुए हिंद महासागर, यह जो क्षेत्र है हिंद महासागर का क्षेत्र है, हिंद महासागर में आकर गिर जाती है। यह नदी दो बार काटती है मकर रेखा को, और यह नदी हिंद महासागर में जाम्बेजी नदी के बाद अफ्रीका महाद्वीप से आकर जाम्बेजी नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है जो आकर हिंद महासागर में गिरती है। तो यह तीन नदियां हैं जो तीनों रेखाओं को काटती हैं। भारत में माही नदी, अफ्रीका महाद्वीप में कांगो नदी और अफ्रीका महाद्वीप में ही लिम्पोपो नदी। ये तीन नदियां हैं जो तीनों रेखाओं को काटती हैं। रही बात इनको याद कैसे करें, क्योंकि हमने बहुत सारे फैक्ट बता दिए इसमें, कुछ इस पे डैम के विषय में बताया, कुछ इसके संगम के विषय में, कुछ इसके जलग्रहण के विषय में, इसको राजमार्ग क्यों कहा जाता है। हाँ, लिम्पोपो नदी को अफ्रीका की घड़ियाल नदी भी कहा जाता है। जिस तरह भारत में चंबल नदी को घड़ियाल नदी, इस तरह लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी भी कहा जाता है, क्योंकि एक छोटी सी जो नदी है, पहले जब दो नदियां आकर मिलती है उसमें एक क्रोकोडाइल रिवर भी है जो आकर मिलती है दूसरी नदी से, तब जाकर यह नदी लिम्पोपो नदी का निर्माण होता है। तो इसमें मगरमच्छ बहुत सारे पाए जाते हैं, तो इसको लिम्पोपो नदी को अफ्रीका की घड़ियाल नदी कहा जाता है। इसी तरह भारत में चंबल नदी को घड़ियाल नदी कहा जाता है। लेकिन उड़ीसा में भितरकनिका अभयारण्य घड़ियालों के लिए और कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो यह थी तीन नदियों से संबंधित जो तीनों रेखाओं को काटती हैं, यह तथ्य था। इसको याद कैसे करें? सबसे ऊपर है माँ, फिर का, फिर ली, माँ काली। इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे भारत में हिंदू देवी देवताओं में माँ काली का जिक्र आता है, तो उसी तरह इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, याद ही कर लेना है। इसमें चाहे किसी भी जाति धर्म से संबंधित हो, आपका मेन मकसद पढ़ाई होना चाहिए। तो इसको माँ, फिर का, ली। तो इस तरह ऊपर सबसे माँ है, फिर का है, फिर ली है। तो माही, कांगो और लिम्पोपो तीन नदी तीनों रेखाओं को काटती है। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।